नमस्कार, मैं अजय कुमार। भूगर्भ विज्ञानी एसपी सती कहते हैं कि बेशक कवियों ने हिमालय को अटल और दृढ़ता का प्रतीक बताया है, लेकिन हकीकत यह है कि हिमालय बहुत ज्यादा भंगुर पर्वतमाला है। इसके बनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। भूकंप का आना जाना लगा रहता है। इसी हिमालय के निचले ढलान पर उत्तराखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में जोशीमठ बसा है। समुद्र तल से तकरीबन 1875 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। उत्तराखंड राज्य के अलावा भारत के दूसरे राज्य के शहरों की आबादी के हिसाब से देखेंगे तो इस शहर की आबादी बहुत छोटी दिखेगी, मगर उत्तराखंड की आबादी के हिसाब से, उसके भूगोल के हिसाब से देखेंगे तो जोशीमठ शहर अपनी भूगोल के हिसाब से बहुत ज्यादा आबादी लेकर चल रहा है। खंड खंड उत्तराखंड के नाम से छपे डाउन टू अर्थ के एक लेख में राजू सावंत और त्रिलोचन भट्ट बताते हैं कि ऐतिहासिक और पौराणिक होने के साथ ही चीन सीमा के नजदीक होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी जोशीमठ महत्वपूर्ण है। सीमा पर तैनात की जाने वाली सेना का यह बेस कैंप है। जोशीमठ की स्थायी आबादी करीब 20,000 के आसपास है और हर समय करीब इतने ही सैनिक यहां पर तैनात रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जोशीमठ में कुछ 35 से 40,000 सिविलियन और सैनिक रहते हैं। हर रोज यहां ठहरने और यहां से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी हजारों में होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जोशीमठ को लेकर के इतनी सारी भौगोलिक किस्म की बातें क्यों बता रहा हूं, तो इसका जवाब यह है कि पिछले कुछ दिनों से वहां से खबर आ रही है कि वह शहर धंस रहा है। मकान, खेत, सड़क, हाईवे सब में दरार पड़ रहे हैं। दरारें हर दिन गहरी और चौड़ी होती जा रही हैं। खबर है कि 500 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ गई हैं। लोग जैसे तैसे दिन तो काट लेते हैं, मगर इस शहर की कड़ाके की ठंड में रात में बाहर रहते हैं। उन्हें हर वक्त डर सता रहा है कि कहीं मौजूदा वक्त ही उनके जीवन का अंतिम वक्त ना बन जाए। उत्तराखंड सरकार ने डेंजर जोन इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। प्रभावित परिवारों के रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश दिया है। तकरीबन 600 परिवारों को तत्काल शिफ्ट हो जाने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि जो घर रहने लायक नहीं है, जिनकी हालत बहुत खराब है, वह किराए के मकान में चले जाएं। सरकार उन्हें अगले 6 महीने तक 4,000 रुपए का मासिक मदद देगी। अब सवाल उठता है कि जोशीमठ में दरारें क्यों पड़ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि केवल जोशीमठ सुर्खियों में है, मगर दरारें पड़ने की खबरें कई इलाके से आ रही हैं। जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग है और समुद्र तल से तकरीबन 860 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहां से भी 50 से ज्यादा घरों में दरार पड़ने की खबर आ रही है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि दरारों की खबरें हाल फिलहाल ही सुर्खियों में आई हैं, मगर यह दरारें पिछले साल से पड़ रही हैं। तब से पड़ रही हैं जब 7 फरवरी 2021 में ऋषिगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। गौरतलब है कि 7 फरवरी को आई बाढ़ में 2 जल विद्युत परियोजनाएं बह गई थीं और 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जानकार कहते हैं कि दरअसल यह पूरा इलाका लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है, मलबे के पहाड़ पर बसा हुआ है। जिस ऊंचाई पर बसा हुआ है उसे पैरा ग्लेशियल कहा जाता है। मतलब कभी ना कभी यहां पर ग्लेशियर हुआ करता था। ग्लेशियर तो पिघल गया, मगर मलबा यानी कि मोरेन बचा रह गया। मतलब वह पहाड़ और मिट्टी रह गया जिस पर ग्लेशियर हुआ करता था। मतलब यह इलाका ऐसी जगह पर है जहां जमीन ने अभी तक संतुलन हासिल नहीं किया है। भूविज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ तीखे ढलान पर स्थित है। वह ढलान भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 40 से 50 डिग्री के आसपास है और नीचे फॉल्ट जोन है, यानी कि वह भूकंप का इलाका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे इलाकों में बहुत बड़े बड़े निर्माण के काम नहीं होने चाहिए, बसावट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मगर जो जोशीमठ साल 1890 के आसपास एक गांव था, वह जोशीमठ अब सघन आबादी वाला शहर बन चुका है। जोशीमठ उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहां से आसपास के पर्यटन स्थल हेमकुंड, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ और औली नजदीक पड़ते हैं। इसलिए धीरे धीरे यहां आवाजाही बढ़ती चली गई। होटलों और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होने लगा। पत्थर और लकड़ी से बनने वाले पारंपरिक शैली के घरों को छोड़कर लोगों ने ईंट और कंक्रीट के घर बनाने शुरू किए। मतलब लगातार ऐसे निर्माण होने लगे जो नुकसान के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं, और जब नुकसान होता है तो बहुत बड़ी तबाही लेकर आते हैं। साल 1976 में उस वक्त के कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कमेटी ने इस इलाके को बहुत संवेदनशील बताया। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि जोशीमठ नगर के साथ पूरी नीति और माणा घाटियां हिमोड़ पर बसी हुई हैं। ग्लेशियर पिघलने के बाद जो मलबा पीछे रह जाता है उसे ही हिमोड़ यानी कि मोरेन कहा जाता है।
कहा कि बिना किसी जांच परीक्षण के यहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ब्लास्टिंग और खुदाई कर पत्थरों को नहीं हटाना चाहिए। इस इलाके में खूब पेड़ लगने चाहिए और पेड़ों को बच्चों की तरह पालना चाहिए। इस इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी भी तरह के निर्माण करने की सामग्री इकट्ठी की जा रही है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मगर यह सब केवल कागजी बातें बनकर रह गईं। इन घाटियों में दर्जनों जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही कई दूसरे निर्माण कार्य भी लगातार हो रहे हैं। हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बने, आने जाने के लिए सड़कों की जरूरत थी तो सड़कें बनी, मगर इनकी चौड़ाई भी जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली गई। जब उत्तराखंड राज्य बना था तब साल 2000 में उत्तराखंड में तकरीबन 8000 किलोमीटर की सड़क थी। अब यह बढ़कर के 40,000 किलोमीटर पर पहुंच गई है। मीडिया में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती का बयान छप रहा है। वह बताते हैं कि सरकारी अधिकारी अक्सर यहां पर होने वाले घरों के निर्माण को जमीन दरकने का दोषी ठहरा देते हैं, मगर इनसे पूछना चाहिए कि जब यह लोग निर्माण कर रहे थे तो सरकार क्यों नहीं रोक रही थी? क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट आम लोगों के द्वारा बनाया जाता है? इसकी इजाजत सरकार क्यों देती है? यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों से एनटीपीसी की हाइडल प्रोजेक्ट यहां पे चल रही है, वह उनको तबाह कर छोड़ेगी। इसे लेकर के लोगों में जबरदस्त किस्म का गुस्सा है। इसे बंद करने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, मसाल जुलूस निकाले। एनटीपीसी प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। इस सुरंग को बनाने को लेकर के जगह जगह पर तोड़फोड़ की जा रही है, ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी मनाही मिश्रा कमेटी ने की थी। लोगों का कहना है कि इसी वजह से जगह जगह पर जल रिसाव भी हो रहा है, जमीन से पानी निकल कर आ रहा है। एसपी सती, सुभ्रा शर्मा और नवीन जुयाल ने साल 2021 में ऋषिगंगा में आई बाढ़ के बाद वहां के इलाके के लोगों के निवेदन पर उस इलाके का रिसर्च किया। इनमें से एक विशेषज्ञ नवीन जुयाल 6 जनवरी 2023 को हुए इस मसले पर संवाददाता सम्मेलन में शामिल थे। उनकी बातें डाउन टू अर्थ में छपी हैं। 40 सालों से इस इलाके में अलग अलग अध्ययन कर चुके नवीन जुयाल ने बताया कि तीखे ढाल पर बसे जोशीमठ के नीचे से बाईपास बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र कमजोर हो गया है। जबकि 1976 में ही मिश्रा कमेटी ने यह कह दिया था कि इस इलाके में एक बोल्डर तक नहीं हिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की सिफारिशों को माना ही नहीं गया। जो भी कमेटियां बनेंगी वह इन प्रोजेक्टों को दोषी नहीं ठहराएंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को दोषी ठहरा देंगी। हमें नहीं पता कि जोशीमठ की धारण क्षमता क्या है, कितनी आबादी यहां पर रह सकती है। मिट्टी और पत्थरों का अध्ययन कर यह पता लगाना चाहिए था कि किस तरह के भवन यहां बनने चाहिए थे और कितनी आबादी यहां पर रहनी चाहिए थी। लोगों ने मजबूरी में रहना शुरू किया, लेकिन बाद में यहां होटल, संस्थान, सरकारी भवन बन गए। इन भवनों में वेस्ट वाटर के डिस्पोजल का इंतजाम तक नहीं किया गया। आखिर इस विकास का इजाजत ही क्यों दिया जाता है? यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। यह बात अब से नहीं बल्कि 1939 से कही जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट और हेलंग बाईपास की योजना को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इस विषय पर जिन लोगों ने रिसर्च किया था उनमें से डॉक्टर एसपी सती भी शामिल थे। उनसे हमने बात की, तो सुनिए उनसे बातचीत का यह हिस्सा। तो सर ये बताइए कि जो धसाव हो रही है, जमींदोज होने की जो प्रक्रिया चल रही है, और आप अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि वो तीखी ढलान पर मौजूद है जोशीमठ, तो ये इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? कारण इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जोशीमठ खुद में एक पुराने लैंडस्लाइड के मलबे में बसा हुआ शहर है। तो यहाँ लैंडस्लाइड की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। यहाँ हिस्टोरिकली भी पहले भी लैंडस्लाइड आए हैं और लगातार आते रहे। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ इस बीच पिछले 40-50 साल में बेतहाशा जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं, जो सरकारों का भी और फिर गैर सरकारी भी जो हुए हैं, चाहे होटल्स के रूप में हो, चाहे घरों के रूप में हो। आर्मी का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट वहां उगाया है, आईटीबीपी का उगाया है। इसके अलावा इसके अपस्लोप में जो ओली है वहां बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वहां स्लोप से छेड़छाड़ हुई है। और इन सब में ड्रेनेज पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। घरों का ड्रेनेज जो है, जो बारिश का ड्रेनेज है, उसको लोग वहां मतलब बेतरतीब सीपेज होता रहा है। तो धीरे धीरे आपने उसको टाइम बम बनाया है, इसको होना ही था। अव्वल तो इसके 3-4 इसके सराउंडिंग में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है, उसमें उसका भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो टनल्स बनते हैं उसमें बड़ी ब्लास्टिंग होती है। दूसरा यह है कि
2009 में भी एक टनल में पानी सडन पंचर हो गया था, पानी निकलने लग गया था, 250 क्यूसेक काफी बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा था। उसकी वजह से भी जो कॉम्पैक्शन का मटेरियल का कॉम्पैक्शन का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया होगा। ये कुछ कुछ इस तरह से होता है कि अगर पानी से सैचुरेटेड है तो वो चिपका रहता है, लेकिन अगर ओवर सैचुरेटेड होता है तब तो बहने लगता है, और सैचुरेटेड हो तो चिपका रहता है, और कम हो जाए तो जैसे आप पनीर पे पानी है, पनीर को निचोड़ो तो उसके बाद देखो तो पनीर टुकड़े टुकड़े हो जाते, फ्रैक्शन हो जाते, है ना, उसको उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। वैसे ही हुआ, पानी पंचर हुआ तो कुछ ना कुछ उसका भी असर रहा होगा। और लोगों का तो ये मानना है वहां की 2021 की आपदा में जो टनल में पानी घुसा था, जो इसका तपोवन परियोजना का, वो पानी भी कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के अंदर गया, तो उसके वहां रॉक्स के फ्रैक्चर से पानी निकल रहा होगा, सीपेज हुआ होगा, धीरे धीरे उसने अपना काम करना शुरू किया और अब इस रूप में बाहर आया। और एक बड़ी बात और है कि ये सीधे इसके उधर नीचे ढाल पे नीचे घाटी में अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी लगातार इस स्लोप को काट रही है, वो भी एक बड़ा कारण है। ये सब चीजें जब पानी निकल रहा है, दरारें हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि नीचे बहुत बड़ा पानी का कोई सोर्स होगा और वो अचानक से फटेगा, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा स्रोत ऐसा नहीं होता कि कोई खाली जगह है वहां पे पानी भरा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं जैसे वो टनल है, तो टनल का पानी, अगर टनल में पानी लॉक है, वो सीपेज के थ्रू आ रहा है, वो एक घटना हो सकती है। दूसरा, ये इसमें जो मलबा है उसने सोखा रहता है पानी, अगर वो कहीं से आउटलेट मिल रहा तो स्क्वीज होके निचुड़ के वो भी आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं रिजर्वायर जैसा कोई तालाब होगा अंदर, ऐसा कुछ नहीं। तालाब होगा तो वो टनल ही में होगा, उसके अलावा तालाब, इस तरह के तालाब होते नहीं जनरल। अब थोड़ा एक जो आम दर्शक को थोड़ा समझाने के लिए रिसर्च आपने की है, थोड़ा बताइए कि पहाड़ों पर जो बसावट है हिमालय के निचले हिस्से में, उस बसावट में अगर शहर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, तो वो कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, पहाड़ बहुत, हिमालय बहुत संवेदनशील पहाड़ है, बहुत युवा पहाड़ है। वो हिमालयों का उत्थान अभी भी जारी है, लगातार भूकंप आते हैं, इसकी वजह से दरारें पड़ती रहती हैं, और ज्यादातर बस्तियां पहाड़ों में पुराने भूस्खलन के मलबे के ऊपर है। ये भी एक तथ्य है। पहले कभी बड़ा भूस्खलन आया होगा, सैकड़ों साल तक स्टेबलाइज रहा, लोगों ने बस्तियां बसा दी वहां। जोशीमठ उसका उदाहरण है। तो यहाँ के किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जियोलॉजिकल कंसिडरेशन बड़े लेवल पे, बहुत डिटेल लेवल पे देखे जाने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। आप जब प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तथाकथित विकास के रूप में, तो तब आप इन चीजों को प्लान नहीं करते, और किसी ने आवाज उठाई तो आप उसको विकास विरोधी साबित करने लग जाते हैं। यही कारण है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, जिसको फिर पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा डैमेज हो गया है। और ये कहानी जोशीमठ की अभी सामने आ रही है, इससे पहले भटवाड़ी में आई। अब जो और टाइम बॉम्ब में बसे हुए हैं, गोपेश्वर है, धारचूला है, मुंशियारी है, नैनीताल है, पौड़ी है, कर्णप्रयाग है, भटवाड़ी मैंने कही दिया है, घनसाली है, कई ऐसे टाउन्स हैं जो इस तरह की ही सिचुएशन में है। कमोवेश उनमें कभी ना कभी ऐसी स्थिति आने वाली है, दर्जनों। ये कहा जाता है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो भूगर्भीय स्थिति में देखा जाए तो भूकंप का जोन कहा जाता है, बहुत खतरनाक। तो ये कैसे प्रभावित करता है इन सारी स्थितियों को? भूकंप, असल में भूकंप, एक तो जिस समय डैमेज भूकंप आता है उस समय जो डैमेज होता है वो तो होता ही, उसके अलावा भविष्य कई कई भूस्खलनों का भी निर्धारण कर देता है। दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों में लेटर ऑन ठंड और गर्मी, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी वाइडनिंग होती है, पानी घुसने से वाइडनिंग होती है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, कुछ लुब्रिकेंट मिनरल होते हैं, उनकी वजह से चिकना हो जाता है, तब भी स्लाइड होता है। ऊपर अगर उन दरारों के ऊपर अगर तुमने कोई कंस्ट्रक्शन किया कुछ इस तरह का, तो ओवरबर्डन की वजह से भी स्लिप होता है। तो भूकंप, लगातार भूकंप आने का मतलब लगातार दरारें बनना, दरारें चौड़ी होना, और इन दरारों के कारण भविष्य में भूस्खलन आना, ये सब चीजें होती हैं। उत्तराखंड में अभी भी ये तो एक वानगी भर है। उत्तराखंड में अभी साइंटिस्ट ने, भूकंप विज्ञानियों ने तो ये भी पाया है कि अभी जो सबसे बड़ा भूकंप हिमालय में आने वाला है, तो वो उत्तराखंड में ड्यू है।
क्योंकि बाकी और क्षेत्रों में आ चुके हैं 8+ की मैग्नीट्यूड के भूकंप। यहाँ रिटर्न हिस्ट्री में कोई 8+ भूकंप नहीं आया। लोग विरोध कर रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से ये सब हो रहा है, और एनटीपीसी का कहना है कि उसे लोगों के साथ सहानुभूति है, उनके साथ हमदर्दी रख रही है, लेकिन उसकी वजह से ये घटना नहीं घट रही है। इस पर थोड़ा बताइए। नहीं, एनटीपीसी का कहना हो सकता सही हो और हो सकता लोगों का कहना सही हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि जो पानी 3-4 दिन से वहां निकलने लग गया है और बेतहाशा पानी निकल रहा है, अगर 2021 में जो टनल में पानी घुसा था अगर वो पानी है तो वो तो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। वहां के पानी के सैंपल लिए और जो ये ड्रेन हो रहा है निकल रहा है इस पानी के सैंपल लिए, अगर इनमें आइसोटोप स्टडीज होती हैं, बड़ी टेक्निक्स होती हैं हाइड्रोलॉजी की, उससे पता चल जाता है ये पानी का सोर्स क्या होगा, इससे पता चल जाएगा। तो एनटीपीसी को खुद करना चाहिए और साइंटिस्ट कर रहे हैं, 2-3 एजेंसीज के साइंटिस्ट कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो पानी है इसका कितना रोल है भी कि नहीं है तो कितना है, ये सब चीजें आ जाएंगी। अभी तो देखिए साहब, बिना साइंटिफिक तथ्य के स्टेटमेंट देना तो ऐसा है कि जनरल परसेप्शन बन जाता है। मैं ये कह रहा हूँ वो पानी नहीं भी हो तब भी आपने जो जिस लेवल पे टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्लास्टिंग होती है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़ा नुकसान। अभी हम रेलवे में देख रहे हैं कि रेलवे में जो अनियंत्रित ब्लास्टिंग हो रही है श्रीनगर गढ़वाल के नीचे, गुलाबरे, रुद्रप्रयाग इनके नीचे, बहुत लोग दहशत में है वहां, इतना रात को हिलता है, इतनी भयानक ब्लास्टिंग हो रही है। तो ब्लास्टिंग आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वहां के आसपास के इलाके में कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे? देखिए जी, अंदाजा क्या होना है, सामने से विष्णुप्रयाग परियोजना का प्रोजेक्ट है, अप स्ट्रीम में 2021 में 2 प्रोजेक्ट खत्म हो गए थे। वो जो एक ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, एक ये तपोवन वाला था। ये तपोवन अभी फिर कंस्ट्रक्शन में 3 बार डैमेज हो गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही में 3 बार डैमेज हो गया। और इसके डाउन स्ट्रीम में पीपलकोटी वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके डाउन स्ट्रीम में जोशीमठ के डाउन स्ट्रीम में तपोवन वाली टनल अंदर ही अंदर आ रही है और उनका पावर स्टेशन डाउन स्ट्रीम में बनना है। तो ये तो सामने, ये सराउंडेड बाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। तो 1976 में जब मिश्रा कमेटी ने कहा कि वहां पर कोई भी इस तरह का निर्माण काम नहीं होना चाहिए भारी, और ये सारे हो रहे हैं, तो ये होते क्यों? क्या लालच इसकी वजह है या सरकारें इंसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती? असंवेदनशीलता, लालच, ये सब चीजें तो है ही हैं। असंवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता। लोग समझते हैं कि ये सब बकवास कर रहे हैं, जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं ये तो सब बकवास है, विकास विरोधी हैं। पर्यावरण कभी भी डेवलपमेंटल मॉडल में सेंट्रल उसमें सही मायने में नहीं आ पाया। पर्यावरण मंत्रालय बन गया, पर्यावरण की क्लियरेंस बहुत है, लेकिन वो इतने लोचे हैं कि वो सब चीजें मैनिपुलेट हो जाती है। तो अब आप आपको क्या लगता है कि अभी हाल फिलहाल 600 तकरीबन 500 घरों में दरारें दिख रही हैं, सड़कों पर मकानों में दरारें दिख रही हैं? आज का आंकड़ा 600 है, आज का आंकड़ा 600 है और एक हफ्ते बाद मेरे से बात करना 2000 होगा। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये क्या, इसका समाधान क्या होगा? समाधान लोगों को शिफ्ट करना। अब कोई समाधान नहीं रह गया भाई, कुछ नहीं, कोई भी सूरत जोशीमठ को बचा नहीं सकती। अब लोगों को शिफ्ट करना ही एक मात्र समाधान है और जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब सब्सिडेंस, जिस तरह धसाव में तेजी आई है, किसी दिन आप सुबह सुनोगे कि 500 घर एकदम कोलैप्स कर गए, उसके अंदर के लोग मर गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है आबादी वहां से हट जानी चाहिए, बहुत जल्दी से हटने, मतलब कहीं सेटल करो ना उनको। कहीं इतने ठंड में कहाँ रहेंगे बेचारे, कोई कॉलोनीज बनाए, अस्थायी निवास बनाए, कहीं बनाए, लोगों को शिफ्ट करें, दूसरे घरों में, कहीं दूसरी जगह शहर के घरों में भेजें, ये करें, उनको रहने खाने की व्यवस्था करें, पैसे दें, कुछ भी करें, लेकिन लोगों को वहां से यथाशीघ्र लोगों को शिफ्ट करना जरूरी है। हाँ, उत्तराखंड से अलग दर्शकों के लिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो वहां पे पहले पुनर्वास भी हुआ होगा जब उत्तराखंड ऐसी स्थिति में है, तो वहां की हालत क्या है? क्या पुनर्वास हुआ या नहीं हुआ, केवल कागजों पर हुआ? ऐसा है कि साहब कि यहाँ इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने, उनके पुनर्वास के लिए लोगों ने कहा कि बहुत पुनर्वास कर दिया। टिहरी डैम से विस्थापित लोगों का पुनर्वास अभी तक एक बड़ी समस्या है। लोहारी गांव के पुनर्वास की समस्या सब मुंह बाहें खड़ी है।
इसी तरह से कैलेमिटीज में लगातार 2013 की आपदा के बाद कई गांवों का चिन्हीकरण किया गया था। हर साल गांव का चिन्हीकरण होता है, इस गांव को शिफ्ट किया जाए, इस गांव को शिफ्ट किया जाए, भूस्खलन की जद में आ गए हैं। आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी गांव को ढंग से उन्होंने पुनर्वासित कर दिया हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।